दोस्तों, आपकी हमेशा से रिक्वेस्ट रहा करती थी कि सर कुछ ऐसे प्रोग्राम को लाइए जिसमें हमें देश विदेश के करंट अफेयर से रिलेटेड और जो भी वर्ल्ड ऑर्डर में चल रहा है, वैश्विक व्यवस्था में चल रहा है, उससे संबंधित नई नई जानकारी एक ही वीडियो के माध्यम से हमें देखने को मिल जाए। तो दोस्तों, मैं अनुज गर्ग आपके लिए अनअकैडमी के इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से एक ऐसे प्रोग्राम को लेकर आया हूं जिसमें हम इस सप्ताह में होने वाली सारी मुख्य जियोपॉलिटिकल, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जितनी भी न्यूज हैं जो कि हमारी यूपीएससी की प्रिपरेशन के हिसाब से जरूरी हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। और आज की इस वीडियो में हम मुख्य रूप से 5 मुद्दों पर चर्चा करेंगे। पहले कि आखिर क्यों पुतिन ने यूरोपियन देशों को उनकी सीमा में रहने की हिदायत दे दी है। यहां पे जब मैं सीमा की बात करता हूं तो मैं एक देश की सीमा की बात नहीं करता हूं। मेरे बोलने का मतलब होता है अपने हद में रहने की हिदायत दे दी है। तो ऐसा आखिरकार क्यों हुआ है, पुतिन ने यूरोपीय देशों को अपनी हद में रहने के लिए बोल दिया है, इस पे चर्चा करेंगे। दूसरा, हम चर्चा करेंगे उस पाकिस्तानी चाइनीज शिप के बारे में जिसे इंडियन नौसेना ने मुंबई के पास पकड़ा है। और एक आश्चर्य करने वाली बात यह है कि यह कोई शिप ऐसी वैसी शिप नहीं है, बल्कि इसमें न्यूक्लियर सब्सटेंस मौजूद थे। तीसरा टॉपिक, व्हाट्स रॉन्ग विद इंडिया ट्रेंड पर चर्चा करते हुए हम वेस्टर्न कंट्रीज की हिपोक्रेसी की बात करेंगे। इसके अलावा हम वीडियो में मोदी जी द्वारा कश्मीर में लॉन्च किए जाने वाले उन विकास प्रोजेक्ट्स की बात करेंगे जिनके दम पर आज कश्मीर आतंकवाद से निकलकर विकास की ऊंचाइयों को छू रहा है। और आखिर में इंडिया द्वारा सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में किए जाने वाला $15 बिलियन के इन्वेस्टमेंट, जो 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा का इन्वेस्टमेंट भारत की सरकार सेमीकंडक्टर्स में कर रही है, जिसके दम पर इंडिया चिप वॉर में एक मुख्य प्लेयर बन के उभरेगा, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, ये वीडियो ना केवल आपके यूपीएससी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगा, बल्कि इससे आप उन जरूरी करंट अफेयर्स को, सामयिक मुद्दे को भी समझ पाएंगे, उनसे अप टू डेट रह पाएंगे, जो जनरली हम शायद मिस कर देते हैं। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। आप इस वीडियो के एंड तक बने रहना। और दोस्तों, सबसे पहले हम पुतिन के उस स्टेटमेंट की बात कर लेते हैं जिसने पश्चिमी देशों में कोहराम मचाकर रख दिया है। दरअसल इसकी शुरुआत फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन के एक विवादास्पद बयान से हुई। हुआ क्या था, तो इमैनुअल मैक्रोन से जब पूछा गया कि क्या नेटो या फिर यूरोप के दूसरे देश रशिया यूक्रेन वॉर में यूक्रेन की मदद करेंगे, तो बजाय इस स्टेटमेंट को सिरे से खारिज करने के, फ्रांस के राष्ट्रपति ने इसका जवाब देते हुए कहा कि हां बिल्कुल, यूरोपीय सेनाओं का यूक्रेन में जाने की संभावना को सिरे से नहीं नकारा जा सकता है। मतलब अगर ऐसी संभावनाएं बनी तो यूरोप की सेना यूक्रेन में जा सकती है। अब दोस्तों, भले ही आज की डेट में यूरोपियन देश सक्रिय रूप से इस वॉर में रशिया के खिलाफ नहीं लड़ रहे हैं, बट इमैनुअल के इस विवादास्पद बयान का सीधा यह मतलब था कि या तो यूरोपीय देश या फिर नेटो आने वाले समय में यूक्रेन की सैन्य रूप से मदद कर सकते हैं। जाहिर सी बात है कि इस बयान पे पुतिन का गुस्सा होना बड़ा लाजमी था और उसने बिना संकोच किए पश्चिम और अमेरिका को यह संदेश दे दिया कि अगर वेस्ट यूक्रेन में अपने सैनिकों को भेजता है तो यह रूस और नेटो के बीच सीधा युद्ध होगा। और पश्चिम के देश जो अपनी नासमझी दिखा रहे हैं, उन्हें शायद मालूम नहीं है कि इसका अंजाम कितना घातक हो सकता है, और अभी भी रशिया को हल्के में ले रहे हैं, जो न्यूक्लियर वॉरहेड्स को लेकर जाने में सक्षम हैं। तो ये रशिया के जो व्लादिमीर पुतिन हैं, उन्होंने फ्रांस के रिएक्शन में बात को कहा था। अब हालांकि अमेरिका सहित जो दूसरे यूरोपियन देश हैं, उन्होंने इस खतरे को भांपते हुए इमैनुअल के इस बयान को उनकी नासमझी बता के अपने आप को इस पूरे मुद्दे से अलग रखा। अब दोस्तों, हमारे लिए यूपीएससी पर्सपेक्टिव से यह जानना जरूरी हो जाता है कि आखिरकार ये नाटो संस्था क्या है। तो आइए अपन इसको समझते हैं। मैं शॉर्ट में आपको इसके बारे में बता देता हूं। दरअसल दोस्तों, नाटो यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो दूसरे विश्व युद्ध के बाद 1949 में बनाया गया था। तो आपको पता होगा कि दूसरे विश्व युद्ध का अंत जो हुआ था वो 1945 में हुआ था, और उसके 4 साल बाद ही नेटो को स्थापित कर दिया गया था। इसे बनाने वाले देश जो थे वो अमेरिका, कनाडा और दूसरे पश्चिम के देश थे। ये वो दौर हुआ करता था जब दूसरे विश्व युद्ध के खत्म होने के बाद अमेरिका और सोवियत रूस 2 महाशक्ति के रूप में उभरे थे। आपको पता होगा कि 1945 में जैसे ही दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ था, वैसे ही एक शीत युद्ध चालू हो गया था और दुनिया 2 खेमों में बटा हुआ था। उस समय जो दुनिया थी वो एक बाइपोलर वर्ल्ड हुआ करती थी। तो हुआ क्या था कि एक खेमा हो गया था यूएसएसआर का और एक खेमा हो गया था जो अमेरिका था। इसलिए सोवियत यूनियन यानी आज के रशिया से आने वाले किसी भी खतरे से बचने के लिए इस संस्था का निर्माण किया गया था।
शुरुआत में नाटो में 12 सदस्य हुआ करते थे, जिसमें बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, आइसलैंड, इटली, लक्समबर्ग, नेदरलैंड्स, नॉर्वे, पुर्तगाल, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका आते थे। लेकिन मित्रों, एक महत्वपूर्ण बात यह है कि नाटो की स्थापना 1949 में जब हो गई थी, तो उसके बाद एक घोषणा की गई थी कि उत्तरी अमेरिका या यूरोप के इन देशों में से किसी एक देश पर हमला होता है तो उसे पूरे संगठन में शामिल सभी देशों के ऊपर हमला माना जाएगा। इसका मतलब यह होगा कि अगर नाटो में जितने भी सदस्य मौजूद हैं, अगर कोई देश उनके ऊपर अटैक कर देता है, और रूस से अटैक होने का काफी खतरा था, तो रशिया ने मान लीजिए नीदरलैंड के ऊपर अटैक कर दिया, तो पूरे 12 देशों अपने ऊपर यह हमला मानेंगे और एक दूसरे की मदद करेंगे। यह इस नाटो नाम के संस्थान का एक रूपरेखा थी। वैसे दोस्तों, यहां यूक्रेन नाटो का हिस्सा नहीं है, इसलिए युद्ध अभी सिर्फ यूक्रेन और रशिया के बीच तक ही सीमित है, क्योंकि अगर नाटो का सदस्य होता तो दूसरे देश भी अपने आप इसको खतरा मानते। और वैसे 17 मार्च को रशिया में आपको पता होगा राष्ट्रपति इलेक्शन भी खत्म होने वाले हैं, जिसमें पुतिन की जो जीत है वो लगभग तय मानी जा रही है। पुतिन के फिर से प्रेसिडेंट बनने के बाद दोनों देश का यह युद्ध और भीषण मोड़ ले सकता है। इवन 7 मार्च 2024 को स्वीडन के नाटो ज्वाइन करने से पुतिन और ज्यादा तिलमिला गया था और इस रीजन में पहले से ज्यादा तनाव बढ़ रहा है। हम तो यही दुआ करेंगे कि युद्ध यहीं शांत और इससे आगे ना बढ़े, और जो तीसरे विश्व युद्ध की संभावना कभी बन सकती है तो वो संभावना रहे वैसा होना। अब आइए अपने सेकंड मुद्दे की ओर आगे बढ़ते हैं, जो कि चाइना की शिप से रिलेटेड है। दरअसल दोस्तों, बीती 2 फरवरी 2024 को मुंबई के नहावा शोभा पोर्ट पर भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने चीन से पाकिस्तान की ओर जा रहे समुद्री जहाज को कुछ सस्पिशियस यानी संदिग्ध सामान होने के शक में रोक लिया था, और हमारी सुरक्षा एजेंसियों का शक इसमें कहीं ना कहीं सही भी निकला, क्योंकि उस जहाज में उन्हें और कुछ नहीं बल्कि न्यूक्लियर बॉम्ब और मिसाइल बनाने में इस्तेमाल होने वाले कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन मिली, जिसे ताइवान मेकिंग कंपनी ने भेजा था, और यह पाकिस्तान की कॉस्मोस इंजीनियरिंग कंपनी पहुंचने वाली थी। दोस्तों, इसके बाद DRDO की एक टीम को बुलाया गया। टीम मशीन और जहाज पर मौजूद दूसरे सामानों का निरीक्षण करती है। इवन DRDO की टीम ने भी इस बात की पुष्टि करी कि CNC मशीन का इस्तेमाल पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम में किया जा सकता है। यहां सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि पाकिस्तान अमेरिका और यूरोप के खौफ से चलते अपने देश में परमाणु बम से रिलेटेड कोई डील नहीं कर सकता है, क्योंकि उसके ऊपर काफी सारे प्रतिबंध यानी कि सैंक्शंस लगे हुए हैं। इसलिए चाइना और पाकिस्तान के बीच ये जो अंदर ही अंदर खिचड़ी पक रही थी, इससे भारत को सावधान रहने की काफी आवश्यकता है। हालांकि भारतीय अफसरों ने शिप्स में मौजूद सामान को जब्त कर लिया है। दोस्तों, यहां आपको क्विकली यह भी पता होना जरूरी है कि आखिरकार ये CNC मशीनें होती क्या हैं, क्योंकि इस तरह के सवाल आपसे साइंस एंड टेक के पेपर में या फिर प्रीलिम्स के पेपर में पूछे जा सकते हैं। दरअसल CNC का पूरा नाम कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल है। CNC मशीनें प्रोग्राम्ड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के जरिए मशीन टूल्स के नियंत्रण और सटीकता को कंट्रोल करती हैं। इनका इस्तेमाल सिविलियन और मिलिट्री दोनों के संबंध में किया जाता है। ये परमाणु बम बनाने में भी सहायक होती हैं। साल 1996 में CNC मशीनों को वासेनार एग्रीमेंट में शामिल किया गया था। अब ये वासेनार अरेंजमेंट क्या है? देखिए, ये एक अंतरराष्ट्रीय हथियार नियंत्रण व्यवस्था है, जिसका मकसद नागरिक और सैन्य दोनों जगह इस्तेमाल होने वाले इक्विपमेंट के प्रसार को रोकना है, ताकि कोई देश किसी भी सामान को अपने घरेलू काम में इस्तेमाल करने के बहाने उसका इस्तेमाल मिलिट्री कामों में ना करने लगे। न्यूक्लियर सब्सटेंस उनमें से एक है, क्योंकि इनका इस्तेमाल बम बनाने के लिए भी किया जा सकता है और घरेलू काम यानी पावर बनाने में भी किया जा सकता है। इंडिया भी उन 42 यानी कि 42 देशों में से एक है जिसने वासेनार अरेंजमेंट का साइन किया था, हस्ताक्षर किया था और उसका भाग है। लेकिन दोस्तों, इस पूरे मामले में भारत की सबसे बड़ी चिंता यह है कि पाकिस्तान उन सामानों को हासिल कर सकता है जिसे अमेरिका और अन्य यूरोपीय देशों ने उस पर बैन लगा रखा है। वहीं पाकिस्तान के मिसाइल कार्यक्रम के लिए चीनी समर्थन भी भारत को परेशान करने वाली खबर है। अमेरिका के शीर्ष परमाणु वैज्ञानिकों के मुताबिक पाकिस्तान के पास इस वक्त कुल 170 परमाणु हथियार यानी कि वॉरहेड है। वहीं पाकिस्तान अपने जखीरे में इजाफा करना चाहता है। हालांकि अमेरिका और इंटरनेशनल प्रेशर के कारण
पाकिस्तान खुलेआम ये नहीं कर सकता है, इसलिए वो चोरी छुपे चाइना के साथ मिलकर ये काम कर रहा है। इसलिए भारत को पाकिस्तान और चाइना की इन हरकतों से बिल्कुल सावधान रहने की जरूरत है और इंडियन ओशियन में यानी कि हिंद महासागर में होने वाली किसी भी तरह के व्यापार पर अपनी नजर रखने की जरूरत है। हालांकि 2020 में भारत ने चीन से पाकिस्तान जाने वाले ऐसे ही सामान को पहले भी जब्त किया था। फरवरी 2020 में चीन ने इंडस्ट्रियल डायर के धोखे में पाकिस्तान को ऑटोक्लेव सप्लाई करने की कोशिश की थी। उस समय भी भारतीय अधिकारियों ने चीन पाकिस्तान के इस खेल का भांडा फोड़ दिया था। ऑटोक्लेव का इस्तेमाल बैलिस्टिक मिसाइल्स को लॉन्च करने के लिए किया जाता है। तो ये पूरा मुद्दा था और भारत ने अभी जो जहाज जा रहा था उसको रोकने का प्रयास किया चाइना से पाकिस्तान की ओर। दोस्तों, वीडियो की थर्ड न्यूज काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि इसमें हम पश्चिमी देशों की हिपोक्रेसी की बात करेंगे। तो दरअसल कुछ ही दिनों पहले क्या हुआ था कि एक्स प्लेटफॉर्म यानी कि जो ट्विटर प्लेटफॉर्म पे उसमें काफी सारे ऐसे ट्वीट्स वायरल हो रहे थे जहां पर आप इंडिया से रिलेटेड कोई भी नेगेटिव कंटेंट डालते थे तो एक्स प्लेटफॉर्म का जो एल्गोरिथम होता था वो से ज्यादा लोगों तक पहुंचा रहा था, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा रहा था ताकि इंडिया की इमेज वेस्टर्न देशों में खराब हो। अब होना क्या था, जब ऐसा हुआ तो इसके अगेंस्ट में, इसके विरोध में हम इंडियंस ने भी इसका तोड़ निकाल लिया। फॉरेन की नेगेटिव इंपैक्ट शो करती क्लिप्स को इंडिया का बताकर पोस्ट करना शुरू कर दिया। जैसे कि न्यूयॉर्क में अगर कोई पर्सन पब्लिकली टॉयलेट कर रहा है, मारपीट कर रहा है और जिसमें साफ साफ दिख रहा है कि वो वीडियो न्यूयॉर्क की है, फिर भी उसके कैप्शन में हमने सार्केस्टिकली मजाक बनाते हुए ये व्हाट्स रॉन्ग विद इंडिया लिखकर उसको ट्वीट कर दिया ताकि ये सच्चाई अमेरिका को भी मालूम चल जाए कि वो भी दूध के धुले नहीं है। कुल मिलाकर ट्विटर की इस नेगेटिव एल्गोरिथम का यूज इंडिया ने उसी के अगेंस्ट में कर दिया। बट दोस्तों, मैं यहां कुछ फैक्चुअल बातें विद डेटा आपको बताना चाहूंगा जो पश्चिमी देशों की हिपोक्रेसी को दिखाती हैं। जैसे अमेरिकन जो आपको आए दिन कहते हुए मिलेंगे कि यहां इंडिया में कोई भी सेफ नहीं रहता और यहां पे काफी ज्यादा वायलेंस और जो महिलाएं हैं उनके खिलाफ सेक्सुअल असॉल्ट होते रहते हैं। मेरा कहना यह है कि वो भारत हो, विश्व का कोई भी कोना हो, इंक्लूडिंग अमेरिका, महिलाओं के खिलाफ किसी भी प्रकार का अगर सेक्सुअल मिसकंडक्ट होता है तो वो कोई भी देश हो वो गलत है। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि यूनाइटेड स्टेट्स खुद वर्ल्ड की टॉप कंट्रीज में से एक है जहां ज्यादा सेक्सुअल असॉल्ट के केस आते हैं। 2018 के डेटा के हिसाब से अकेले एक साल में अमेरिका में लगभग 7 लाख सेक्सुअल असॉल्ट के केस दर्ज हुए और न्याय की दुहाई लगाने वाला यह देश केवल 9% बलात्कारियों को ही सजा दिलवा पाया था और इसमें से 3% ही जेल तक पहुंच पाए थे। देखिए दोस्तों, यहां पे मैं उन सभी बातों को, भारत के समाज में जो आज समस्याएं मौजूद है, मेरा मकसद उनको छुपाने का नहीं है। भारत में जो चीजें गलत हो रही हैं वो तो सुधरना ही चाहिए, बल्कि पूरे विश्व में जहां भी इस प्रकार की चीजें होती हैं वो तो सुधरना ही चाहिए। लेकिन मैं आपको पश्चिम की हिपोक्रेसी को बता रहा हूं जो आज पूरे दुनिया को ज्ञान देता है। उसी यूएस में आज बहुसंख्यक पॉपुलेशन ड्रग एडिक्ट हो चुकी है। 2021 के डेटा के अकॉर्डिंग 19.4% अमेरिकन ड्रग एडिक्ट हैं। 33 करोड़ की आबादी में 28 करोड़ लोगों ने अपनी जिंदगी के बाद ड्रग जरूर लिया है, जिनमें से 3 करोड़ तो सिर्फ 12 साल की उम्र के हैं जो ड्रग एडिक्ट हैं। इससे आपको अंदाजा लग सकता है कि अमेरिका आज ड्रग के नशे में कितना धुत हो गया है। आपको नेट पर भी आए दिन अमेरिका के ड्रग एडिक्ट्स की वीडियो मिल जाएंगी। 2021 में लगभग 1 लाख लोगों की डेथ अमेरिका में ड्रग एडिक्ट से कारण हुई थी। मैं फिर अपने आप को यहां पे करेक्ट करना चाहूंगा और बताना चाहूंगा, भारत में भी अगर इस प्रकार की समस्याएं हैं जो कि हैं तो उनको भी ठीक होना चाहिए। लेकिन यहां पे मैं उस ट्विटर के नेगेटिव ट्रेंड की बात कर रहा हूं कि जब भी बात आती है भारत की तो व्हाट्स रॉन्ग विद इंडिया, है ना, सांपों का देश कहा जाता है और बांसुरी बजाने वाला देश कहा जाता है। तो ऐसी सारी चीजें बताने की कोशिश की जाती है जिससे ऐसा लगे कि भारत बहुत पिछड़ा हुआ है। लेकिन पश्चिम किस प्रकार से उसकी एक हिपोक्रेसी है उसको बताने का मेरा आप लोगों को इंटेंट था। दोस्तों, वीडियो की फोर्थ न्यूज की चर्चा में हम कश्मीर घाटी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा लॉन्च किए गए प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करेंगे, जिसके दम पर कश्मीर को एक डेवलपमेंट हब बनाने का प्रयास किया जा रहा है। जहां पहले टूरिस्ट आने से कई बार सोचा करते थे, अब वहां पर टूरिज्म फल फूल रहा है। दरअसल दोस्तों, आर्टिकल 370 के हटने के बाद यहां की प्रोजेक्ट्स को भारत सरकार ने शुरू किया है, जिनमें से एक है विकसित भारत विकसित जम्मू कश्मीर। इसमें सरकार ने लगभग 6,500 करोड़ रुपए से ज्यादा के प्रोजेक्ट्स को कश्मीर के लिए समर्पित किया है। साथ ही इस प्रोजेक्ट से 1400 करोड़ सिर्फ टूरिज्म सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए आवंटित किए गए हैं। इन योजनाओं के तहत कश्मीर में 2 एम्स
7 नए मेडिकल कॉलेजों, 2 कैंसर अस्पतालों और आईआईटी और आईआईएम जैसे संस्थानों को बनाए जाने की बात भी की गई है। साथ ही यहां वर्तमान समय में 2 वंदे मातरम ट्रेन चल रही हैं और श्रीनगर से संगलदान और संगलदान से बारामूला तक रेल सेवाएं शुरू हो गई हैं। दोस्तों, कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ाया दिया जा रहा है। दोस्तों, कश्मीर में कितने आर्थिक विकास का कितना पोटेंशियल है, इसको आप एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि कश्मीर वैली में लेवेंडर और रोज ये फूल बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं। इन फूलों से ऑयल की डिमांड इंटरनेशनली काफी ज्यादा होती है और इसका मार्केट प्राइस भी काफी ज्यादा होता है। यूरोप के दक्षिणी हिस्से में से एक देश है जिसका नाम है बुल्गारिया। बुल्गारिया की पूरी इकोनॉमी अकेले इन्हीं फूलों के तेल पर चलती है। अनुमान लगाया जाता है कि अगर कश्मीर के इन फूलों को सही से इस्तेमाल किया जाएगा और इनसे तेल को निकाला जाएगा तो इसका प्रोडक्शन पूरे बुल्गारिया के ऑयल के प्रोडक्शन से कई ज्यादा हो सकता है। इससे आप ये समझ सकते हैं कि कश्मीर अकेले अपने अंदर एक पूरी इकोनॉमी को समेटे हुए है। इसलिए प्रधानमंत्री ने जम्मू और श्रीनगर को स्मार्ट सिटी बनाने की नई परियोजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि आने वाले समय में जम्मू कश्मीर की सफलता की कहानी पूरे वर्ल्ड के लिए एक मिसाल बनेगी। तो इस तरीके से कुछ भारतीय सरकार के द्वारा वहां पे इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं वर्तमान में। दोस्तों, वीडियो की लास्ट लेकिन आपके पेपर के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण न्यूज की अगर मैं बात करूं तो वो सेमीकंडक्टर को लेकर है, जिसमें इंडिया ने 1.25 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया है। अब ये क्यों निवेश किया गया है, इसे जानने से पहले मैं आपको एक बार शॉर्ट में बता देता हूं कि आखिरकार ये सेमीकंडक्टर का काम क्या होता है। देखिए, शॉर्ट में अगर मैं आपको सेमीकंडक्टर के बारे में समझाऊं तो ये एक ऐसी तकनीक है जिसके आधार पर हमारे फोन, लैपटॉप, सिस्टम रन करा करते हैं। एआई को भी इतना फास्ट बनाने के पीछे आज की डेट में इन्हीं का हाथ है और कहीं ना कहीं इनका प्रयोग मिलिट्री के कामों में भी होता है। इसलिए दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि 21वीं शताब्दी में दुनिया पर राज करना है तो आपको सेमीकंडक्टर की फील्ड में टॉपर रहना होगा। इसलिए भारत ने इसमें 1.25 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया है। आज इंडिया में जहां सेमीकंडक्टर की खपत $24 बिलियन तक पहुंच गई है, इसका इस डिकेड तक अंत होते होते बढ़कर $110 बिलियन तक पहुंचने का अनुमान है। इसीलिए हमारी गवर्नमेंट इस फील्ड पर इतना ज्यादा फोकस कर रही है। इसके अलावा आपको एक बात और बता दूं कि अकेला इंडिया ही नहीं है जो सेमीकंडक्टर के उत्पादन को बूस्ट करने में लगा हुआ है, बल्कि इस क्षेत्र में चाइना, अमेरिका, ताइवान जैसे देश पहले से लगे हुए हैं और सेमीकंडक्टर फील्ड में अपने वर्चस्व को स्थापित कर रहे हैं। लेकिन हमारा भारत भी इसमें कहीं पीछे नहीं है। जल्दी इंडिया भी सेमीकंडक्टर के उत्पादन में वर्ल्ड की शीर्ष कंपनियों की लिस्ट में आएगा। तो दोस्तों, ये था वीकली जियोपॉलिटिकल करंट अफेयर्स का एक कंपाइलेशन वीडियो, जिसमें हमने इस वीक में होने वाली सभी महत्वपूर्ण खबरों पर चर्चा करी, जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण है। आपको ये इनिशिएटिव हमारा कैसा लगा, ये वीडियो कैसा लगा, ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगले हफ्ते अगर आपका रिस्पॉन्स इसमें बड़ा सकारात्मक हुआ, अगर आपकी परीक्षा में मदद आपको मिल रही है, तो मैं आपके अगले हफ्ते फिर मिलूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।